हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 315 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 316 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ना तो सिकंदर महान और न नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। टिप्पणी कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, सभी यूरोपीय राष्ट्रों जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए थे, उनमें से इंग्लैंड बंगाल जैसे धनी प्रांत तथा समुद्र की बागडोर संभालने के उपरांत ही सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरे। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी अपितु समय की सबसे उन्नत नौसेना थी, जो भारत में अपने बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसियों को पराजित करने में सफल रहे। साथ ही वे भारत से समुद्री जहाज़ों में मसाला, मोती, हाथीदार आदि ले जाते थे। वहां से शीशे का सामान, लोहे के औजार आदि सामान लाकर भी व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया। वहीं बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत, जहां उपजाऊ मिट्टी के साथ धंधे व्यापार भी बहुत विकसित थे, पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजी प्रतिष्ठा और बढ़ी, क्योंकि न केवल बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति प्राप्त हुआ, बल्कि बंगाल की वास्तविक प्रशासनिक तथा राजनीतिक शक्ति भी बंगाल के नवाब के हाथों से ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हो गई। और इस प्रकार से बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। हालांकि भारतीय साम्राज्य को जीतने में बंगाल तथा समुद्री सर्वोच्चता के अतिरिक्त सैन्य कौशल व अनुशासन, स्थायी सरकार, औद्योगिक क्रांति, ऋण बाजार का उपयोग तथा धर्म के प्रति न्यून उत्साह जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण कारक भी मददगार रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण कितना छोटा सा लिख दिया है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जूम किया गया है, परंतु फिर भी इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फ्रांसीसी मौजूदा तमाम कमी और खूबियों के साथ आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके एक ऐसी शक्ति से के साथ उलझ गए जिनके पास बंगाल तथा समुद्र का बागडोर था। निष्कर्षतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उस दौरान फ्रांसीसी सेना में अगर नेतृत्वकर्ता के रूप में सिकंदर महान, जो विश्व की महत्वाकांक्षा रखता था, या फिर नेपोलियन, जिसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था, होते, तब भी वे भारत के साम्राज्य को जीतने में असफल होते। देखिए, आपने ना क्या किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्लास या तो सुनी नहीं है सही से, या तो आपने क्लास को सुनने के बाद आंसर लिख दिया। इस आंसर को हमने वहाँ पे इनकोड कराया है, बहुत अच्छे से कराया है। ख़ासतौर पर जब हमने आपको फ्रांसीसियों की पराजय के कारण पढ़ा रहा था, तो उसके बाद जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जहाँ पे, तो वहाँ न केवल हमने इसका फ्रेम दिया था, बल्कि हमने इसको डिस्कस भी किया था। हो सकता है आपने अभी वो वीडियो वहाँ तक ना पहुँची हो, बट हम आपको फिर भी यहाँ पे भी डिस्कस कर देते हैं, ताकि अन्य बच्चे जो ऐसे प्रश्न जब देखते हैं तो उनको समझ में आए कि वास्तव में ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये वास्तव में स्मिथ का स्टेटमेंट है। हालांकि हमें ये नहीं याद रखना है किसका स्टेटमेंट है, किसका स्टेटमेंट नहीं है, बट हमें क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन को देख लिया ना, तो आप इसके उत्तर को बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपके पूरे उत्तर में इस प्रश्न के लिए पर्याप्त बिंदु हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को इरेज कर दें तो उसकी जगह पे आप इन बिंदुओं का उपयोग कर लेंगे। अभी खुद ही आप समझ जाएंगे कि अच्छा, मैंने तो सारे आंसर के पॉइंट इसमें डाल दिए थे, लेकिन बस ये है कि उसको प्रस्तुतिकरण सही से नहीं हो पाया, जिसको हम बोलते हैं ना कि क्रमबद्धता आनी चाहिए। और हालांकि प्रस्तुतिकरण ना आ पाने के 2-3 रीज़न और भी हैं, क्योंकि आप तो अभी लिखना ही शुरू की हैं, जैसा कि आप बताती हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और वैसे भी जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा देखता है ऐसे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते।
तो आज हम आपको बताएंगे वास्तव में ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। और आप में से जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो वो मॉडर्न इंडिया की हमारी सीरीज को जाकर देख लें। वहाँ न केवल इतने खतरनाक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है, बल्कि इनसे भी बड़े वाले जो खतरनाक हैं उनको भी सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने कंप्लीट कराया है और फिर 1 जून से तो वहाँ पे फिर से मॉडर्न इंडिया शुरू कर रहे हैं, तो और वहाँ अच्छे से कराएंगे। बट इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ना तो सिकंदर महान, ठीक है, ना नेपोलियन। अब यहाँ ये दो कौन है? ये दो कोई क्या भूमि का टुकड़ा है? क्या ये दो राज्य हैं? तो नहीं साहब, ये क्या है? ये दो नाम हैं। ठीक है, पर्सनालिटी, अब ध्यान देना, ये दो नाम हैं, व्यक्तित्व हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके, मतलब मजबूती के लिए उनके पास बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पांडिचेरी नामक एक क्षेत्र। ठीक है, एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी। दूसरा जो इनका दुश्मन था सामने कौन था? अंग्रेज था। उसके पास क्या था? ऐसी शक्ति कौन थी? अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास था क्या? उनके पास बंगाल था और समुद्र की बागडोर थी। ठीक, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूरा इनकोड कर लें तो ये कहना चाह रहा है प्रश्न महोदय सज्जन साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, आप सिकंदर को भी चाहे ले आइए, चाहे नेपोलियन को ले आइए, और उनको अगर आप ये कह दीजिए कि उनके पास केवल पांडिचेरी है और इस पांडिचेरी को बेस बनाकर वो अपने दुश्मन से लड़कर जीत जाएं, तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उनके दुश्मन के पास न केवल बंगाल है बल्कि समुद्र की बागडोर भी है। अर्थात सिंपल सी बात अगर ये समझें तो वो ये कहना चाह रहा है कि साहब, सिकंदर हो या नेपोलियन हो, अगर आप इनको 2 रुपए वाली बंदूक दे दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 2 रुपए वाली बंदूक से ये जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप इनको मशीन गन दे दोगे जो कि बंगाल के रूप में और जो कि समुद्र के रूप में एक तरीके से इनके विपक्षी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त है, तो भले जीत जाएं। लेकिन ये दोनों चीज़ें किसके पास हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, इनके पास है नहीं, तो ये इसलिए हार गए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसी बातें स्मिथ ने कही क्यों? क्या वो फुर्सत में बैठे थे क्या? तो हाँ, वो फुर्सत में ही बैठे थे। हो क्या रहा था कि ये डिबेट चल रही थी कि अगर डुप्ले की जगह कोई और होता, ठीक है, तो क्या होता कि हम ब्रिटिश जो कंपनी है उसे पराजित कर देते, या डुप्ले के बाद जो गवर्नर जनरल आए फ्रांस के, ठीक है, वो अगर थोड़े से और अच्छे होते, डुप्ले की तरह योग्य होते, तो फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर देती। तो स्मिथ ने कहा, अरे भाई मजाक मत समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई खेल है क्या? आप न केवल किसी और बेहतरीन गवर्नर को ले आइए, बल्कि आप सिकंदर को भी ले आते ना, आप नेपोलियन को भी ले आते ना, तो भी आप हमसे नहीं जीत सकते थे, क्योंकि स्मिथ अंग्रेज है। तो लोगों ने कहा, भाई क्यों नहीं जीत सकते? तो उसने कहा, अरे भाई दिमाग लगाओ, आपका एग्ज़ाम किससे है? आपका एग्ज़ाम उससे है जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, हार्वर्ड में पढ़ा है, और आप सोच रहे हो कि हम एनसीईआरटी की एक छोटी सी चौपतिया पढ़ के मॉडर्न इंडिया ऑप्शनल समझ जाएं। तो कैसे समझ पाएंगे? उसने इशिता बनर्जी को पढ़ रखा है, उसने रामचंद्र गुहा को पढ़ रखा है, और आप सोच रहे हो कि हम केवल एनसीईआरटी को पढ़ के ये समझ जाएं कि वास्तव में इशिता बनर्जी जी ने क्या कहा था। समझ रहे? ये बात है। तो अब आप समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि भारत में फ्रांसीसियों की पराजय का जो कारण था, वो क्या कारण था? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। क्या नाम था रिसोर्सेस का? समुद्र यानी कि नौसेना, और बंगाल मतलब पैसा, यानी कि जन और धन बंगाल से मिला और समुद्र से नौसेना मिली। और जो ही ये जन, धन और समुद्र मिल गया, फ्रांसीसी तो क्या, एक से एक छोटी से छोटी शक्तियाँ या बड़ी से बड़ी महाशक्तियाँ भी पराजित हो जाएंगी। ये कह रहे हैं कौन? स्मिथ साहब। तो आपको क्या करना था कि सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है कि आखिरकार बंगाल और समुद्र की बागडोर का मतलब क्या है।
आखिरकार पांडिचेरी का मतलब क्या है, आखिरकार ना तो सिकंदर महान और ना नेपोलियन का मतलब क्या है। और जब आप इस पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देंगी, मान लीजिए आपने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ तक जब एक्सप्लेन कर दिया इतने में ही आएगा। अभी मैं आपको करके भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं मतलब धोखा नहीं देता हूँ किसी को कि हाँ मैं बस कह दूँ कि हाँ ऐसे लिख लेना ऐसे लिख लेना, पूरा उत्तर भी बता दूंगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक जब एक्सप्लेन कर देंगे तब आप बताएंगे किंतु स्मरणीय हो कि केवल और केवल फ्रांसीसियों की पराजय में पांडिचेरी या व्यक्तित्व की भूमिका का ही योगदान नहीं था, बल्कि अन्य कारण भी विद्यमान थे। आप और कारण बता दीजिए, जो कि आपने ऑलरेडी बताए हैं, हालांकि उनको और अच्छे ढंग से मॉडिफाई करके बताइए, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले एक अभ्यर्थी ने आपकी के साथ की, उन्होंने भी एक क्वेश्चन ऐसा ही लिखा था फ्रांसीसियों को लेकर, पराजय को लेकर, है ना। तो बिल्कुल उस लाइन को आप लिख दीजिए, पेरिस के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था उनका, ठीक है, कि फ्रांसीसियों की पराजय का ये उतना महत्वपूर्ण कारण नहीं था, हालांकि ये कारण जरूर था कि उनके अधिकांश वो डिसीजन के लिए पेरिस पर निर्भर रहते थे। तो आप उस लाइन को भी यहाँ पे इनकोड करेंगे, और उसमें जो आपने पॉइंट बताए थे ना, जैसे नौसेना आपने बताया था, तो यहाँ नौसेना आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया, बंगाल पहले एक्सप्लेन कर दिया, 2 पॉइंट वहाँ से हटा दीजिए, बाकी 5 पॉइंट वाले लिख दीजिए। ऐसे आपको उत्तर लिखना है, और जब ऐसा आप लिख लेंगे तब आप निष्कर्ष बताएंगे कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि वास्तव में फ्रांसीसियों की भारत में पराजय का कोई एक कारण न होकर बल्कि कई कारणों का समुच्चय था। अतः केवल यह कह देना कि सिकंदर महान या नेपोलियन या पांडिचेरी का आधार या बंगाल और समुद्र की बागडोर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में साम्राज्य विजय के लिए प्रेरित किया, ये अतिशयोक्ति है। ये लाइन आनी चाहिए निष्कर्ष में, तब आपका हिस्ट्री ऑप्शनल का आंसर होता है ना। हिस्ट्री ऑप्शनल तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया मैंने, आप लोग तो देख ही रहे होंगे, जिन लोगों ने क्लास कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो करें। आपने भले भी कहीं से हिस्ट्री ऑप्शनल किया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिटर्न में देता हूँ कि आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़े होंगे, बट मेरे द्वारा पढ़ाई गई हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पहले की अपेक्षा काफ़ी सहजता हो जाएगी। हिस्ट्री ऑप्शनल आपकी चाकरी में आ जाएगी, मतलब आपकी चाकरी करने लगेगी, आपकी ज़ुबान पे रट जाएगी कि वास्तव में अच्छा ऐसी घटनाएं थी, क्योंकि हमने इतनी बार उसमें रिवाइज़ कराया है, अपने 23 पार्ट में 23 बार रिवाइज़ कराया, बार बार पूरी की पूरी हिस्ट्री। तो आप उस चीज़ को देखिएगा जाके, ठीक। अब आप लोग सोचेंगे सर बता दो आंसर, इतनी देर से आप हमको घुमा रहे हो, तो ठीक है भाई, अब आपको आंसर ही बता देते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वास्तव में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों से इसलिए जीत गई क्योंकि उसके पास बंगाल और समुद्र की बागडोर थी, अर्थात उसके पास बंगाल से न केवल जन और धन की प्राप्ति काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल रही थी, बल्कि समुद्र के रूप में उसकी नौसेना श्रेष्ठता ने उसे भारत में फ्रांसीसियों को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, इतनी बातें बता दीजिए, भूमिका निभाई। जबकि वहीं दूसरी ओर जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसके पास आधार के रूप में केवल पांडिचेरी जैसा एक छोटा सा क्षेत्र था, जहां पे ना तो उतना बंगाल की तरह रेवेन्यू प्राप्त था और ना ही फ्रांसीसियों के पास उतनी मजबूत समुद्र की बागडोर या नौसैनिक शक्ति थी, है ना। किंतु गहराई से देखें, दूसरे पैरा पे आ जाओ फटाक से, ये आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया, यानी कि इतने पे आपका खत्म हो गया। इतना ही एक्सप्लेन करना है, डिटेल नहीं बताना ज़्यादा, ठीक है। जनधन का आप बता सकती हैं कि हाँ जनधन का इतना था, आप बता सकती हो कि उस समय के हिसाब से 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मिल ही गया था, रेवेन्यू के राइट उनके पास थे ही, दीवानी उनके पास थी ही, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकती हैं। और जब आप ये बता रही होंगी, क्योंकि प्लासी उस समय जीत चुके थे, हालांकि प्लासी जीते थे, बक्सर नहीं जीते थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अति उत्साह में आंसर मत लिखाना कि साहब बक्सर भी जीत गए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1759 में जब बेदरा की लड़ाई हो गई, उसके बाद जब बांडीवास की लड़ाई हुई, उसके बाद फ्रांसीसियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बेदरा की लड़ाई डचों के साथ में हुई थी, ठीक। तो आप ये बता देंगे, और जब ही आपने ये बताया फिर आप बताइए, किंतु गहराई से देखें तो केवल और केवल बंगाल और समुद्र की बागडोर ने ही अंग्रेजों को भारत में फ्रांसीसियों को पराजित करने में मुख्य भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अन्य भी कई सहायक कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसियों को भारत में पराजित होने के लिए विवश किया। अब आप बता दीजिए उसमें। नंबर 1 एक सरकारी कंपनी, नंबर 2 अधिकांश डिसीजन पर पेरिस पर निर्भरता, नंबर 3
जो फ्रांसीसी लोग थे या फ्रांसीसी जो सरकार थी उसका भारत की अपेक्षा अमेरिका में लगाव। नंबर 4 कि योग्य गवर्नर वैसे नहीं जैसे कि ब्रिटिश कंपनी में थे। नंबर 5 आप क्या बता सकते हैं? नंबर 5 में आप बता दीजिए कि वहाँ पे होने वाले वर्ल्ड लेवल पे जो युद्ध होते थे, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हुआ तो इंडिया में भी शुरू होगा, वहाँ संधि हो गई तो इंडिया में भी संधि हो गई। जबकि दुखद बात ये है कि इंडिया में ये आगे होते थे। मतलब आपने पढ़ा होगा, जब हमने आपको कर्नाटक का फर्स्ट वॉर पढ़ाया है तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि डुप्ले ने किस तरीके से मद्रास पर अधिकार कर लिया था, बट जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो एक्सला-शापिल की जो संधि हुई उस संधि में क्या हुआ, जीता हुआ मद्रास वापस लौटा दिया। किसको बताइए? अंग्रेजों को। आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था वहाँ पे कनाडा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे आपको पढ़ाई हैं। तो ये भी बड़ी दुखद स्थिति होती थी कि भारत में कई मोर्चों पर तो ये बहुत आगे हो जाते थे। जैसे आपने देखा होगा काउंट डी लाली को या बुस्सी को उस समय, तो ये चीज़ें घटनाएं देखने को मिलती हैं कि उनका उतना तालमेल नहीं था गवर्नर के साथ में, डुप्ले के साथ में। और यही चीज़ें ऐसी थी, गोडहू जैसे कुछ एक नेतृत्वकर्ता लोग आए थे लेकिन वो स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी जो इनके पास थी। जैसे वॉटसन था, क्लाइव था, हेस्टिंग्स था, है ना, वो चीज़ उनके पास नहीं थी। तो आप ऐसे भी इन चीज़ों को बता सकती हैं कि हाँ ये चीज़ें हम ऐसे बता दिए। और जो ही आपने एक कारण बता दिए, अब यहाँ ध्यान देना कि उपयुक्त बातों को आप बताएंगे पैरा में, किंतु स्मरणीय रहे इसको बताएंगी पॉइंट में। 5 पॉइंट आपने बता दिए। मैं क्या कहता हूँ ना कि 7 पॉइंट टोटल हैं। भारत में फ्रांसीसियों के पराजय के 7 पॉइंट हैं, उनमें से 1 आपको दे देगा, 6 बाकी लिख देना, 2 दे देगा, 5 बाकी लिख देना। इसीलिए मैं हमेशा पॉइंट फॉर्म में आप लोगों से क्यों कहता हूँ कि मेरे दिमाग में भी पता है कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट मैंने पढ़ाए थे। अब मैंने कब पढ़ाए थे? आज से 3 महीने पहले, लेकिन मेरे दिमाग में वो किताब है कि हाँ उसमें 6 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने डाले थे, और ऐसे ही मैंने मराठों वाले में भी डाला था। ठीक, तो आप ये चीज़ें बता देंगे। अब आपने जो ही ये चीज़ें बता दी, अब आप बताइए निष्कर्ष। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि फ्रांसीसियों की भारत में पराजय का कोई एक निश्चित कारण नहीं था, अर्थात कई कारणों का समुच्चय था। अतः ये कहना कि बंगाल और समुद्र की बागडोर की सत्ता ने या बंगाल और समुद्र की मजबूती ने ब्रिटिश कंपनी को भारत में विजित कराया, ये अतिशयोक्ति है। कारण आप समझ गई कि कारण का मतलब क्या होगा, कि कारण उनकी जो परिस्थितियां थी फ्रांसीसियों की या फ्रांसीसियों की जो रुचि थी वो भारत में उतनी नहीं थी। ठीक है, अतः ये कहना कि नेतृत्व का कोई योगदान ही नहीं, ये अतिशयोक्ति है। आप ये लाइन भी लिख सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी डायनामिक हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जानती हो क्या हो जाएगा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो ये उत्तर लिखा है ना, मान लीजिए आपका यहाँ पे आ जाता वो 30 से 40 वर्ड, ठीक है, 40 वर्ड ये आ जाता। दूसरा पैरा आप लिखती लगभग 40 वर्ड के आसपास आ जाता। तीसरा आप निष्कर्ष लिख देती लगभग 20 या 30 के आसपास आ जाता। ठीक, 150 में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। और यूपीएससी आपसे ऐसा प्रश्न 150 में ही पूछती है, मैक्सिमम 225 पे पूछती है। तो उसमें थोड़ी सी कहानियाँ और बढ़ा देंगे, डाटा थोड़ा सा और दे देंगे, ठीक है, बांडीबाज की लड़ाई दे देंगे, निष्कर्ष दे देंगे, बस काम खत्म। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। इसीलिए कहा जाता है ना, क्वेश्चन देख के कभी कभी बड़े डेंजरस लगते हैं, नहीं कहते हैं कि देखन में बड़े वैसे लगे, है ना। तो हालांकि यहाँ पे उल्टा है, वो श्लोक ही ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे घाव करें गंभीर, उसमें वो था, इसमें यहाँ उल्टा है कि देखन में बड़े लगे, यानी घाव वाले लगे, और होते बड़े छोटे छोटे आंसर हैं लिखने में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं। बाकी आपने मॉडर्न इंडिया हमारी की ही होगी, वहाँ आप समझ ही गई होंगी कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाई होंगी तो आपने यहाँ से समझ लिया। और अगर यहाँ पे भी आप नहीं समझ पा रही हैं या कन्फ्यूजन है अभी भी, तो निश्चिंत रहें, हम जब आपको मॉडर्न इंडिया पूरी कवर करा देंगे तो मॉडर्न इंडिया के ऑप्शनल के एक एक क्वेश्चन का आंसर फ्रेमिंग हम फिर से कराएंगे जब आपकी पूरी मॉडर्न इंडिया हम कंप्लीट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको मॉडर्न इंडिया को फिर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूरा रिवाइज करा देंगे। साथ ही जब आपका मेंस प्रीलिम जब क्लियर हो जाएगा 10 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर से हमारी हिस्ट्री ऑप्शन की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो वहाँ पर भी हम आपको फिर से एक बार इनको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, यानी कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोई ऐसा प्रश्न आएगा जो हम नहीं लिख पाएंगे तो ये
असंभव होगा, वही प्रश्न आएगा जो आप लिख सकती होंगी और उस प्रश्नों को आप लगभग 10 से 20 बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके गुजार चुकी होंगी। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गई बल्कि काफ़ी डिटेल में आप हर एक जानकारी से रूबरू हो गए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।